आसान आसान क्वेश्चन आए हैं पेपर वन में। बहुत ही अच्छा लगा मुझे पेपर देखकर। देखा तुम लोगों ने पेपर? हम्म। మెయిన్స్ అయింది ఈరోజు. क्या हुआ है? कौन कह रहा है वेट? किसका कोट है? अरे नाम में ही लिखा है। नाम ही है, रहीमन निजमन की व्यथा। तो रहीमन कह रहे हैं तो नाम ही नहीं सुना है तुमने रहीमन रहीम का? ठीक है, पेपर देख ले एक बार। देखो, आज के ही सुबह वाली क्लास में हमने बहुत डिटेल से ये टॉपिक कर लिया है। और ऐसा तो मतलब हमने एनसीईआरटी में भी काफी डिटेल से इसको किया है। आज ये लगभग कंप्लीट होगा। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स। तो आई थिंक if you have done the class in the evening, so you will have more than sufficient content for this. So unmute है। हाँ, तो ये हमने सुबह डिस्कस कर लिया था। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत 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 कम क्वेश्चन आया है इस बार। जनरली मॉडर्न हिस्ट्री से ठीक ठाक क्वेश्चन रहता है, बट मॉडर्न हिस्ट्री लोग बहुत ही इग्नोर करते जा रहे हैं। इवन प्रीलिम्स में भी इस बार काफी कम क्वेश्चन थे मॉडर्न हिस्ट्री के। एक ये क्वेश्चन है जो कि काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि क्यों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कम सोल्जर्स थे, फिर भी वो क्यों जीते। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता किसी को बहुत स्पेसिफिक पढ़ने का जरूरत है। इफ यू हैव रेड द हिस्ट्री, यू कैन राइट गुड आंसर्स। Why there was a sudden spot in famine in the colonial India? So this again is from modern history. From geography, we have this question. Discuss the color-coded weather warning of the cyclone-prone areas given by the Indian Meteorological Department. Now, this is a trick that you have to understand that UPSC always plays. If you see the UPSC syllabus, disaster management as such is a topic under GS paper 3, not in GS paper 1. So कायदे से UPSC should not have asked this question in this paper, because this is specifically related to disaster management, color coding of weather warnings. But ठीक है, so UPSC ये काफी करता है। It will mix questions paper 1 paper 2 का बहुत ऐसा, you cannot find strict differentiation as such. Natural resources potential of the Deccan Trap. Uh, I think during NCERT classes also we have discussed a little. हैंडल किया जा सकता था। आई थिंक एनसीईआरटी क्लासेस में मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज दैट यू विल फाइंड इन इंडिया, दे आर इन सम काइंड ऑफ प्लेट्यूब्स। चाहे वो कोल हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे
और भी बहुत सारे रिसोर्सेज सो could have been done. Explain the potential of wind energy in India. This question we directly discussed in detail during our monthly magazine का classes. याद है किसी को? पूरा हमने वो ऑफ शोर ऑन शोर पोटेंशियल क्या है वो सब डिस्कस किया विंड एनर्जी के बारे में. So I've also asked you to take notes of some data and all. So if you have done that and if you can remember those doable. Explore and evaluate the impact of work from home on the family relations. So those who are studying sociology, it is an easy question for them. Otherwise also बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. If even if you have not studied anything, you can attempt such questions. कर सकते हैं ना. वर्क फ्रॉम होम का फैमिली रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है बताओ सोशियोलॉजी वाले लोग और लोग भी क्या बता सकते हो. दो कीवर्ड्स हैं यहाँ पे. फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लोर एंड देन यू हैव टू इवेलुएट, which essentially mean first you have to give what are the impacts and then you have to also classify them as positive and negative. So explore and evaluate. तो वो दोनों पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट बताना पड़ेगा. And the answer should be limited to family relations. बहुत फैलना नहीं है. You should not be you should not start writing anything and everything that you know. और क्या लिख सकते हैं? एक दो पॉइंट तो बताओ कम से कम. पॉजिटिव पॉइंट्स. हाउ टाइम सेविंग कैन हेल्प फैमिली. यही मैं बोल रहा था यही कि फैमिली रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट है वो बताना है. टाइम सेविंग, मनी सेविंग, पॉपुलेशन पॉल्यूशन कम हो जाएगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये सब नहीं बताना है. फैमिली रिलेशंस पे इम्पैक्ट पूछ रहा है. स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली मेंबर्स. ठीक है. फैमिली इक्वेशन, फैमिली रिलेशनशिप इक्वेशन चेंज्ड. नो बर्डन ऑन वन पर्सन. Recognizing is an increasing domestic violence, increased parental support, lead to divorce. ठीक है. नेक्स्ट इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ, और ये तो हो गया. द ग्रोथ ऑफ टीयर 2 cities related to the rise of new middle class with an emphasis on the culture of consumption. So again in sociology we have discussed about Karl Marx idea of fetishism of commodity. और ऐसे भी हम जनरली बात करते रहते हैं कंज्यूमरिज्म, लाइक एक्सेस एम्फेसिस ऑन मार्केटाइजेशन ऑफ एवरीथिंग. तो हाँ, बट क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली लिमिटेड टू ग्रोथ ऑफ tier 2 cities. So first you need to know what is tier 2 cities. Then the rise of a new middle class is a very important topic that we keep discussing in sociology. And the emphasis should be on culture of consumption. You have to show a connection between all these three things. क्या हो रहा है with the growth of the tier 2 cities? Now, many amenities which were limited to tier 1 cities are available in tier 1 cities. Cafes, restaurants,
क्लब्स, जिम, स्पा, हाई एंड वाले जो पहले टीयर 1 सिटीज में लिमिटेड होते थे, नाउ दे आर अवेलेबल देयर. एंड दिस aspiring new middle class want access to those high end uh, clubs or consumption, high end, want to do that high end consumption to prove their status कि हाँ भाई हम अब गरीब नहीं रहे हैं. तो लिखा जा सकता था, पहले तो तीनों पार्ट डिफाइन करने में ही काफी स्पेस लिया जा सकता है, एंड देन यू कैन बिल्ड सम कनेक्शंस अराउंड दिस, द culture of EMI, the increasing idea of living paycheck to paycheck, increasing consumption of increasing this food delivery, eating out, increasing demand of clothings, vehicles, सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं. गिव द, सो क्या हो गया, 2 क्वेश्चन सोशियोलॉजी के निकले. गिवन द डाइवर्सिटीज अमॉन्ग द ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, in which specific context should they be considered a single category. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन इन सोशोलॉजी वी रीड अबाउट ट्राइबल कम्युनिटीज and the whole idea of their integration or non-integration. Nehru ka Panchsheel project we were discussing in some other classes as well. So क्वेश्चन क्या कह रहा है कि given the diversities among the tribal communities in India, there are different tribal communities which have very diverse practices. They have different social economic status. So पहले तो you can justify कि why there is diversity among tribal communities. And then saying in which specific context should they be considered a single category. इनको एक सिंगल कैटेगरी क्यों माना जाना चाहिए. सो देन यू हैव टू जस्ट पॉइंट आउट, जो हम अक्सर डेटा कलेक्ट करते रहते हैं कि इनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, their cultural practices which are very old, so the protection to those cultural practices, etc., etc., make them a unique category or one single category. These are the challenges which are faced by all these tribal communities, irrespective of where and what background they are coming from. तो ये हो गया, कहाँ तक वर्क फ्रॉम हो गया, ट्राइबल हो गया, डाइवर्सिटी हो गया. नाउ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरीज हैव बीन कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस. तो अगर तुम लोगों को पॉलिटी की क्लास याद होगी तो उधर हमने पढ़ा था पूरा आम गुण हरि नहीं, हिमे मंत्री, अरुणा अरुषि में चले गोवा, एक्सेट्रा. सो यू हैव अ टेम्पलेट ready of how the states have evolved. तो थोड़ा तुम वो लिख सकते हो. Then again you should have mentioned about the initial process of linguistic based all recognition of the states, JPB committee हो या फिर धार कमेटी हो, और वहां से you could have tracked till the recent development of development in Jammu and Kashmir. बस, तो ये बहुत ऐसा एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं है. यू जस्ट गिव एग्जांपल्स एंड राइट डाउन कि इस टाइम पे ये हुआ, इस टाइम पे ये हुआ, इस टाइम पे ये हुआ. बिकॉज इट्स यूजिंग द टर्म पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, तो उस हिसाब से कुछ ऐड कर सकते थे. अदरवाइज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द गुप्ता पीरियड एंड द चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर. तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिकॉज देयर इज सो मेनी थिंग्स टू राइट अबाउट.
सिर्फ गुप्ता पूछता तो फिर दिक्कत था, सिर्फ चोला पूछता तब भी दिक्कत था, बट थोड़ा भी अगर पढ़ा है तो बहुत सारी चीजें हैं, फ्रॉम क्वाइन टू टेम्पल बिल्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न टू वुमेन एम्पावरमेंट, चोलास के बारे में फिर इम्पेरियलिज्म लिख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं लिखने के लिए, लिखा जा सकता था आसानी से, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आउट ऑफ द ब्लू वाला रीड जो अक्सर होता है आर्ट एंड कल्चर में, वैसा नहीं है। ब्रॉड क्वेश्चन है काफी। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड द बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। नाउ लायन वी हैव डिस्कस्ड आर्ट एंड कल्चर का जब क्लास कर रहे थे, व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, वहां पे हमने लायन, हाउ मैजेस्टिक इट इज एंड हाउ इट इज लुकिंग फॉरवर्ड एक्सेट्रा, सो दोज वी हैव डिस्कस्ड। बुल के बारे में बहुत ज्यादा पॉइंट्स ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। बुद्धा के लाइफ जर्नी में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द बुल, विच इज अगेन ऑन द which is made on the base of the अशोक स्तंभ। और कुछ ऐसा लगता नहीं है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, बिकॉज माइथोलॉजी इज इन्वॉल्व, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्पेस टू राइट मेनी थिंग्स, सो यू कैन राइट अबाउट शिवा एंड इट इज शिव का सवारी के रूप में देखा जाता है। यू कैन मेंशन अबाउट सम टेम्पल्स वेयर बुल्स आर गिवन प्रोमिनेंट प्लेस। आर्ट एंड कल्चर में हमने पढ़ा भी है, कौन सा टेम्पल है वेयर द बुल इज लुकिंग स्ट्रेट टू द टेम्पल, साउथ वाला एक टेम्पल है ना, रथ वाला। सो वहां से कुछ एग्जांपल्स लेकर, बट अगेन इट वाज डिफिकल्ट टू राइट 250 वर्ड्स आंसर फॉर दिस। 14, there are forces that in what are the forces that influence the ocean currents? ये क्वेश्चन अच्छा है, एंड डायरेक्टली फ्रॉम विजन आईएएस का जो टेस्ट सीरीज इस बार इन्होंने दिया है, उसका सीधा सीधा क्वेश्चन वहां पे इस बार था ये, इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन करेंट्स का, और डिस्क्राइब द रोल इन द फिशिंग इंडस्ट्री। तो मतलब मेंस के टेस्ट सीरीज काम आ जाते हैं कभी कभी। हमने भी काफी डिस्कस किया है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ओशन करेंट्स, एनसीईआरटी में भी सीधा सीधा पॉइंट्स लिखा हुआ है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सब मुश्किल कुछ नहीं था। नेक्स्ट देखे तो कहाँ थे हम? बुल एंड लायन फिगर्स हो गया। देर आर व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशन करेंट्स हो गया। बताएगा कोई व्हाट आर द फोर्सेस, कैन यू नेम सम फोर्सेस that influence ocean current? Those who have read geography, all of you have almost read geography in CRTs, so विंड ठीक है, कोरियोलिस फोर्स ठीक है, टाइडल नहीं प्रियंका, टाइडल टाइड्स को रहने देते हैं। टाइड इज अ काइंड ऑफ a phenomena in itself, it's not a force which is impacting the ocean currents. Density is a good thing, isobars, gravity, insolation ठीक है।
सिर्फ ग्रेडियंट आइसोबार्स एक ही चीज है। क्या होता है सॉल्ट कंटेंट और इंसोलेशन, इसके चलते इम्पैक्ट होगा। गोइंग डाउन, कमिंग अप, अपवेलिंग, डाउनवेलिंग। Wind is the most prominent thing which decides the direction. Coriolis force, again, Coriolis force impacts the wind and then wind impacts the ocean water. Landform, जो मिस कर रहे हो तुम लोग, landform also plays a very important role. Landform नहीं होता तो ये ऐसा टर्न नहीं करता. Because of the landform, it hits the boundaries of the continents and because of that, the steep is formed. So landform is very important. सो यही फोर्सेस है और कुछ इसमें नहीं है. सो ऑल ऑफ मोस्ट ऑफ यू ऑलमोस्ट नो दिस. ग्राफ वगैरह भी हमने डिस्कस किया है कि कैसे वो आफ्टर सम पॉइंट हेलो हेलोक्लाइन सिंक्लाइन वगैरह भी हमने एनसीईआरटी में शायद डिस्कस कर लिया है. नहीं किया होगा तो इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे इन डिटेल्स. सो ये हो गया. डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, इंडिकेट द मेजर एनवायरमेंटल इशूज फेस्ड बाय देम. नाउ ये हमने कहीं डिस्कस नहीं किया अभी तक ज्योग्राफी में. ह्यूमन ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट पोर्शन एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू फॉर फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव. एंड सच क्वेश्चंस हैज टू बी डेल्ट स्मार्टली एंड इसके लिए मेन प्रिपरेशन तुम्हारा प्री के बाद ही हो सकता है. प्री के पहले ऐसे क्वेश्चंस पे बहुत टाइम देना इज नॉट वेरी वाइज. प्री हो जाए तो व्हाट यू शुड डू, आई विल टेल यू जब हो जाए दिन का. So we will make some crisp notes about such industrial locations and all. मेंस के टॉपिक में देखोगे जीएस का एक, यूपीएससी का एक स्पेशल मेंशन ही है इंडस्ट्रियल लोकेशंस, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड. तो वो वाले टॉपिक के लिए व्हेन वी विल प्रिपेयर such things. Mention the significance of straits and isthmus in the international trade. Again, in newspaper classes we have discussed this issue at great length. जब भी कुछ होता है तो हम बात करते हैं बार बार how China wants to control different states. रिसेंटली भी हमने रशिया के केस में अभी स्ट्रेट वाला पूरा डिस्कस किया था. जिब्राल्टर का डिस्कस किया है. अभी रिसेंट इशू हुआ स्वेज कनाल का, तो वहां पर डिस्कस किया. तो स्ट्रीट्स एंड ऐसे भी मेनी अ टाइम्स आई आस्क्ड यू टू मेमोराइज द नेम ऑफ द स्ट्रीट्स एंड ऑल. isthmus वाला think I have shared a video also of how the Panama Canal works. So ये डिस्कस क्या हुआ है, लिखा जा सकता था. Troposphere is a very significant atmospheric layer that determines the weather process. क्या लिखोगे इस क्वेश्चन में बताओ. What are the ideas that you guys are getting? मोना कह रहे कि आर्टिकल था द हिंदू में रबर वाला. So what we can do is we can draw the different layers and we can establish that what is the troposphere height क्या है, एरिया क्या है, from 18 kilometers to 8 kilometers वाला वो बना सकते हैं. Then we can be very clear that all the weather phenomena that happen, they happen only in troposphere. अब इसमें क्या क्या लिख सकते हैं. We can talk about
cloud formation and precipitation. Hmm, और क्या लिख सकते हैं? We can talk about jet streams, subtropical jet streams, formation of cyclones, anticyclones. हम्म तो काफी कंटेंट है लिखने के लिए। एग्जाम में ना बहुत ऐसा फ्री माइंड होके लिखना पड़ेगा। मेनी टाइम्स और स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा ये भी लिखना है क्या। मतलब हमें लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो नहीं लिख सकते हैं, लाइक इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड और समहाउ वी हेजिटेट फ्रॉम राइटिंग दिस थिंग्स, बट लिखना है, चिंता नहीं करना है। नेक्स्ट इज एनालाइज द salience of sect in the Indian society, which is caste, religion, and reason. Now, if you remember sociology class discussion, we have discussed about sect very extensively, चाहे वो बाबा राम रहीम का हो, and how the caste factor plays a very important role in Punjab for the formation of sects. कैसे religion plays important role, so you can talk about various sects in Islam, various factions which are happening there. Reason wise also different regions have different sects, चाहे वो वेस्ट बंगाल में फेमस होता हुआ इस्कॉन हो या साउथ का अपना अपने ग्रुप्स हो। सो थोड़ा सा एनालिटिकल है, अगेन नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट if you are able to write something in this, you will get very good marks because most of the people will not be writing good answers. यूपीएससी में उल्टा होता है। when analytical questions comes, बहुत इस बात को समझो, दो तरीके की चीजें होती हैं एग्जाम में। when you will see a question which you know about, like if this question is coming Gupta and Chola and you have read about Gupta and Chola, you will get very happy. You will write an answer and will think एग्जाम बहुत अच्छा गया है, I will get good marks in this. But you will get a question like this sect and Indian society will feel अरे ये तो क्या आ गया, I don't know, and you will write something and you will feel like इसमें कम नंबर आएगा. But eventually if you will see your copies, you will find you are getting average mark in this type of traditional questions. But if you have attempted such questions which are analytical in nature and you have been able to even slightly touch the topic, these questions are much more rewarding. तो टेंशन नहीं लेना है ऐसे क्वेश्चंस को देख के। वट एवर यू नो, ट्राई टू रिफ्लेक्ट योर नॉलेज इन सच क्वेश्चंस। सेक्ट क्या होता है वहां से डिसाइड कर सकते हैं, एंड देन you can go on. Are tolerance, assimilation, and pluralism the key elements in making of an Indian form of secularism? Again, we have discussed this in detail. तुम लोगों को याद होगा, I have given you the notes also. कि why Indian society is a pluralistic society, not just based upon tolerance, and how the Western form of secularism is much more about tolerance, and what is the difference between tolerance and pluralism, and why it is important not just to tolerate but to assimilate. So I think you have good content on this if you have done sociology. किया जा सकता था? Elucidate the relationship between the globalization and new technology in a world of scarce resources. Relationship between globalization. Now again, globalization is a so often repeated topic. हर बार आता है जब भी मैंने पढ़ाया है, whatever topic comes, so this is no surprise. But this time they have asked relationship between globalization and new technology in the world of scarce resources.
रिसोर्स कम होते जा रहे हैं, इसमें हाउ ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी कैन प्ले रोल। तो थोड़ा सोचना पड़ सकता है लिखने के लिए। क्या लिख सकते हो इसमें, बताओ, एनी आइडियाज दैट यू गाइस आर गेटिंग? Relationship between globalization and new technology in a world of scarce resources, scarce resources. Technology transfer because of globalization. Electric vehicles, EV, solar, precise resource management, PM Ujjwala. Elucidate the relationship between globalization and new technology. Equal but differential responsibility concept because of globalization, ethanol blending technology. क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है? Elucidate the relationship between globalization and new technology. Relationship between globalization and new technology. So new technology का क्या इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन पे, एंड ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है न्यू टेक्नोलॉजी पे? दिस इज द कोर ऑफ द क्वेश्चन. In a world of scarce resources and with special reference to India, this is the subtailed. Main question क्या है? Relationship between globalization and new technology. So how globalization is fueling new technologies and how new technologies are impacting globalization. दोनों aspects mention करने चाहिए. So the structure of the answer could be, you could start with a definition of globalization, then you can give a heading, impact of globalization on new technologies, and then there you can talk about uh, global partnership where countries are coming together and developing new technologies like कोविड वैक्सीन से स्टार्ट कर सकते हो, और ग्लोबल रिसर्च फैसिलिटीज, सन, सोलर, क्या बोल सकते हैं, स्कार्स रिसोर्सेस की बात अगर करें तो ठीक है, मतलब इस तरीके कोविड का बात कर सकते हैं, सन का बात कर सकते हैं, स्पेस मिशंस की बात कर सकते हैं. इंडिया का रोल इस सब में क्या रहा है? यू कैन गिव सम एग्जांपल्स कि व्हाट इंडिया इज डूइंग इन ऑल दीज. ईवी का बात कर सकते हैं. देन अदर वे राउंड, न्यू टेक्नोलॉजीज का इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन पे, इम्पैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज ऑन ग्लोबलाइजेशन. So new technologies like automation. Automation ग्लोबलाइजेशन के लिए एक तरीके से थ्रेट भी है, because previously the Western countries were dependent on the Eastern countries
for the supply of their labor. But with the automation, now Western countries can set up their own manufacturing plants as well. So this is a negative impact. New technologies का negative impact on globalization. Positive impact क्या है? With digitalization, the countries are much more integrated. Scarce resources वाले पॉइंट को कैसे यहाँ ऐड किया जाए? Impact of new technologies in point of scarce resources. न्यू नेगेटिव इम्पैक्ट में न्यू इंपेरियलिज्म की बात कर सकते हो. Those countries who have technological advance, those countries who have taken a lead in technological advancement, they are now new colonizing or imperializing the countries like Africa. हमने से Chinese influence in Africa देखा. So they're exploiting the resources of Africa for their own good. Negative aspects. और क्या सोच रहे हो तुम लोग? क्वांटम कंप्यूटिंग, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वन वर्ल्ड वन सोलर सिस्टम, डिफेंस, 3D प्रिंटिंग. रिसेंट कुछ जो सप्लाई चेन्स को लेकर कुछ जो डील्स वगैरह हुए हैं, वी कुड हैव मेंशन्ड दोज स्कीम्स और पैक्ट्स. कल ही पढ़ रहे थे IPEF का, तो उस तरह की कुछ चीजों को मेंशन कर सकते हैं. ओवरऑल those who are doing this for some time, I think पेपर देख के ऐसा डर नहीं लगा होगा कि अरे क्या पूछ रहे हैं. तैयारी की जाए मेंस के लिए स्पेसिफिकली आराम से बैठकर, तो बहुत डूएबल पेपर. लग रहा है ऐसा कि डर लग रहा है? पहले पेपर देख के डर लगता होगा बहुत लोगों को. क्या लग रहा है पूजा, क्या जा सकता है? ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक विच इज वी नो अबाउट देम. ऐसा कुछ भी नहीं अब आ रहा है कह रहे हमें पता ही नहीं है. क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, वो सारे इश्यूज नहीं. ठीक है, ज्योग्राफी कर लिया जाए थोड़ा. तुम लोगों ने करने की कोशिश की थी, ये सॉल्व करने की कोशिश किया किसी ने? ये करके देखो तो, एक सॉल्व करो तो अभी देखें ये वाला. Calculate the longitude of the position of a ship whose navigation officer observes that Greenwich Mean Time is 14.16 hours when the local time is noon.
$53 east. Ship is on the west of Greenwich. सिर्फ वेस्ट करने से होगा? कैलकुलेट द लॉन्गिट्यूड करना है। वंशी का ईस्ट आ रहा है, सूर्या का वेस्ट आ रहा है, वैदेही काफी वेस्ट आ रहा है। बदल लिए तुम? देखे संकेत का 31 आया। करो करो करो, सब करो सब करो। नहीं भी हो रहा है तो करो। आर्यन का 34 आ रहा है, पूजा का भी 34 आया। संकेत तो कुछ और ही कह रहे हैं। अच्छा, today somebody was asking me to explain the angle of the degree of that longitude makes with the prime meridian. कौन पूछ रहा था? You are in the class? If you are, then I will explain. If not, then I will not. नाम भूल गया मैं। कौन पूछ रहा था? क्या क्या नाम? प्रिया वजह से। प्रिया पूछ रही थी। ये इतना वेरियस आंसर्स क्यों आ रहे हैं तुम लोगों के? सॉल्व किया जाए इसको। So this officer, wherever he is, when it is noon for him, it is already past noon. 14.16 hours का मतलब कितना हो गया? 14.16 आवर्स का मतलब
216। एक बार इसको चेक करना। शायद नेवी वाले ऐसा डबल डॉट नहीं लिखते, सिंगल डॉट लिखते हैं, ठीक है। ये 1416 होता तो ये ठीक होता, बट फिर भी ये नेवल कोड है, ठीक है। नेवी वाले सिंगल डॉट यूज करते हैं। तो एक बार गूगल करो 14.16 आवर्स का क्या मतलब है, जल्दी से। वो 100 में तो नहीं कर रहे हैं, जनरली 100 में तो नहीं करते हैं, बट इतना तो मुझे याद है कि ये पॉइंट नेवल कोडिंग है। नेवी वाले दोनों डॉट, दो डॉट नहीं यूज करते हैं। बट 16 मीन्स 16 मिनट्स या कुछ और, वो एक बार चेक कर लो जल्दी से। सेम आ रहा है। तो फॉर द सेक अभी देखो, अभी इसको इतना मान लेते हैं कि ठीक है, 14.6 इज 2 आवर्स 16 मिनट PM। तो ये तो मतलब पता है कि लंदन में ऑलरेडी 12 बज चुका है जब इसके यहाँ 12 बज रहा है। तो ही इज इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। दैट्स वेरी क्लियर, बिकॉज इसके यहाँ 12 बजने से पहले 12 बज चुका था ग्रीनविच में। सो लेट सपोज ही इज हियर समवेयर, बट इट्स 12 noon, and exactly 2 hours 16 minutes before there was 12 noon here. So this, how many degrees this distance is? 2 घंटा, 2 hours will become 30 degrees, and 16 minutes will convert into how many degrees? 4 मिनट में 1 डिग्री, तो 16 मिनट में 4 डिग्री, है ना। सो 4 मिनट में 16 मिनट्स में 4 डिग्रीज। सो ही इज 34 डिग्रीज वेस्ट ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। तो वो 34 डिग्री वेस्ट में होना चाहिए। ये अलग अलग कैलकुलेशन क्यों आ रहा है सबको, 32.4 डिग्री, ऐसा ऐसा क्यों आ रहा है सबका। हम्म। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, तुम लोग कुछ गलती कर रहे हो। 33 कैसे आ रहा था वंशी, संकेत? 31 कैसे आ रहा है वैदेही? 31 कैसे आ रहा है? तो इट्स 34 डिग्री वेस्ट, ठीक है। ये बताओ, बी नंबर क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर बी बताओ। मतलब बी नहीं, दूसरा बताओ, एक्सप्लेन नहीं, बी सॉरी, दूसरा नहीं, बी बताओ। कौन बताएगा? समर इन साउदर्न हेमिस्फीयर, दैट्स ओके। But why it will be the hottest day of the year? 25th December, why it will be the hottest days? Not just saying कि hot, hottest.
अब पढ़ना ठीक करे, 23 दिसंबर को डायरेक्ट सनलाइट ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, विंटर सोलिस्टिस होगा। फर्स्ट यू शुड नो द लोकेशन ऑफ द न्यूजीलैंड। सो ट्रॉपिक्स आर पासिंग ओवर न्यूजीलैंड। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास, वो 30 डिग्री के आसपास न्यूजीलैंड का लोकेशन है। सो ऑन 25 December there will be winter solstice and sun will be directly overhead New Zealand, and that's why it will be the hottest day of the year in New Zealand. Why must a traveler, when crossing North America from New York to the West Coast, alter his watch at special places? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? The US has different time zones. यूएस का 5 या 6 टाइम जोन है। सो आप न्यूयॉर्क से स्टार्ट करोगे, न्यूयॉर्क इज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ यूएसए एंड यू आर क्रॉसिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क टू वेस्टर्न कोस्ट, यानी कैलिफोर्निया जा रहे हो। सो एट ऑल दीज 6-7 प्लेसेस यू हैव टू अल्टर योर वॉच। ये क्वेश्चन बताओ तो मैं समझूंगा तुम लोग ज्योग्राफी कुछ समझ रहे हो। द apparent daily movement of the sun and its changes during the year as observed at the equator and at a place 50 degree north. प्रदीप तो कह रहा है 4th, मोना कह रही है 5। जो भी हो, देर आर डिफरेंट टाइम जोन्स इन यूएसए। जीसी लियोंग क्या कह रहा है, इसमें तो भी दिया है शायद ना, जो यूएस का 1 2 3 4 दिखा रहा है। 1 2 3 4 5 तो इसमें दिखा रहा है। अरे ये एमसीक्यू नहीं है जो एट इक्वेटर बता रहा हूँ। एट इक्वेटर क्या होगा वो बताओ, कौन कह रहा है एट इक्वेटर? संकेत कह रहा है इक्वेटर, क्या इक्वेटर? ड्यूरिंग द ईयर बताना है, पूरे साल में कैसा सन दिखेगा। एट इक्वेटर तुमको एक साल में पूरा सन कहाँ कहाँ जाता हुआ दिखेगा वो पूरा एक्सप्लेन करना है। एंड व्हाट विल बी द चेंज एट 50 डिग्री नॉर्थ। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। If you are at equator, let's start with the equinox. So on the day of equinox, the sun rays will be falling directly on the equator. On the day of equinox,
a person who is on equator, what he will see, that sun is directly coming from the middle of the horizon, like that, exactly in the east and going exactly into the west, and it will be crossing over his head. मैंने शायद एनसीईआरटी क्लासेस में एक इमेज दिखाया होगा तुम लोगों को, ओल्ड बैच वालों को दिखाया होगा, न्यू बैच वालों को मैं आजकल वो नहीं दिखाता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट तुम लोगों को याद होगा मैंने एक अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन, किसी किसी बैच में मैंने पढ़ाया है वो। अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन का मैंने एक डायग्राम बताया था, एक ऐसे सन तुमको अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग एंगल्स पे दिखता है। सो अपेरेंट मूवमेंट इफ समवन इज ऑन इक्वेटर, तो इक्विनॉक्स के दिन तो उसको दिखेगा कि सन इज डायरेक्टली कमिंग ओवर हिज हेड एंड गोइंग डाउन। सो उसको इस तरीके का सनसेट एंड सनराइज दिखेगा एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द स्काई। बट स्लोली द सन विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। सो नेक्स्ट डे वो क्या दिखेगा, उसको देखेगा कि सूरज थोड़ा सा नॉर्थ से आ रहा है। ये तुम देखो, इमेजिन करो, यू आर ऑन इक्वेटर, ऑन द equinox you will see the sun is completely coming, like exactly coming from the east, एग्जैक्ट लोकेशन पे, और वहां से ऊपर जा रहा है और एग्जैक्ट वेस्ट में डिप हो रहा है। नेक्स्ट डे तुम देखोगे तो सन थोड़ा सा तुम्हारे लेफ्ट साइड से आएगा फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन, एंड इट विल कम एंड गो बैक स्लाइटली इनटू द वेस्ट। नेक्स्ट डे अगेन इट विल कम, ये धीरे धीरे स्लंट होता जाएगा एंड अल्टीमेटली इट विल, यू विल सी इट ऑन द एंगल ऑफ 23 डिग्रीज। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स तुम्हें क्या दिखेगा कि सन इज नॉट कमिंग फ्रॉम हेयर, बट यू विल सी दैट सन इज कमिंग फ्रॉम हेयर एंड गोइंग लाइक दिस, ऐसा, दिस ऐसे भी नहीं, ऐसा आते हुए तुम्हें दिखेगा वो एग्जैक्टली, इट विल नॉट कम ओवर योर हेड। देन अगेन यू विल सी दैट सन विल स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स यू, तो फिर इक्विनॉक्स, और फिर ये इधर जाता हुआ दिखेगा और फिर ये इधर जाता हुआ दिखेगा। सो ये चेंज होता है। महाभारत वाला स्टोरी मैंने शायद सुनाया होगा, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड, व्हेन भीष्म वाज किल्ड he said कि I will not die until the sun will become, क्या बोला था, उत्तरायण या दक्षिणायन, उत्तरायण बोला था कि सन, सूरज जब तक उत्तरायण ना हो जाए तब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। सो ही रिमेन alive on that bed of arrows। तो उत्तरायण होने का मतलब when sun will start moving towards the north, यानी कि ठंडी में नहीं मरना चाहते थे, गर्मी में मरना चाहते थे कि सन को अभी मार्च वाला महीना खत्म होने दो और सन को उत्तरायण होने दो। सो दैट्स दैट इज व्हाट इट इज, उत्तरायण होना और दक्षिणायन होना। तो और अगर कोई 50 डिग्रीज पे होगा तो उसको क्या दिखेगा, इक्विनॉक्स पे सन इज वेरी फार अवे फ्रॉम हिम, स्लोली इट विल कम टुवर्ड्स हिम। सो उसको कभी भी ऐसा सूरज एकदम मिडिल से ईस्ट से आता हुआ नहीं दिखेगा। During equinox, you will see that sun is coming very far away from the sky, like as we saw in that video, and it will be sinking. It will not coming exactly here. उसको बस ऐसा ट्विलाइट टाइप का दिखेगा, सूरज आया और गया, and it will be of very brief period also. Slowly during the summer, it will come closer to him. और जब ये उल्टा चला जाएगा एकदम नॉर्थ में ठंडी के दिनों में, तो इसके यहाँ बहुत कम टाइम के लिए, फॉर अबाउट 1-2 hours ही विल बी एबल टू सी द सन। जो सूरज से दिखेगा ही नहीं, बहुत कम टाइम के लिए दिखेगा, मे बी 3-4-5 hours ड्यूरिंग द डे, अदरवाइज ही विल नॉट बी एबल टू सी द सन। ठीक है, तो ये होता है अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। थोड़ा इमेजिन करोगे, यू विल गेट मोर क्लैरिटी अबाउट इट।
रिलेशनशिप बिटवीन लैटिट्यूड एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये तो समझ में आ ही गया होगा। जितना तुम अगर मिडिल में हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी लाइक पूरा स्ट्रेट से आएगा, और जितना ऊपर चले जाओगे सन विल बी कमिंग फर्दर लाइक एट लोअर एलिवेशंस। चलो, ये मेरा प्लान आज का था नहीं टू डिस्कस दिस, बट हो गया तो चलो ठीक है। ये हम कर रहे थे वॉल्केनिक प्लेट्यूज कर लेते हैं। फर्स्ट इज ये प्लेट्यूज। तो प्लेट्यू का प्लूरल हो गया प्लेट्यूक्स, और however is plateaus or plateaus, however it is pronounced, this is the plural. डेटा का प्लूरल क्या होता है? प्लूरल ऑफ डेटा, डेटा इज द प्लूरल, सिंगुलर होता है डेटम, ठीक है। डेटा इज द प्लूरल, डेटम इज अदिति, डेटम इज द सिंगुलर, ठीक है। प्लेट्यूक्स आर सो प्लूरल, सिंपल है। ये एक टेबल लैंड टाइप का होता है। एक्सटेंसिव लेबल सरफेस यूजुअली descend steeply to the surrounding lowland, elevated upland हो और steep slope हो, और ऊपर का जो एरिया हो वो लेवल सरफेस हो। अनलाइक माउंटेन्स, माउंटेन क्या है? माउंटेन्स आर ऑल्सो अपलैंड, बट माउंटेन विल नॉट हैव अ फ्लैट टॉप। इसका क्या होगा? एक्सटेंसिव लेवल सरफेस होना चाहिए ऑन द टॉप, देन वी विल कॉल इट अ प्लेट्यू। तो प्लेट्यूज टेक्टोनिक प्लेट्यू हो सकता है। A very good example is Tibetan Plateau between Himalayas and Kunlun Mountains. Some of us have read geography already. So क्या हुआ है? Because of the tectonic movement, जब हिमालय बन रहा था तो it has uplifted a certain part of the region between the Kunlun mountain and the Himalayas mountain, and such movements will lead to the formation of tectonic plateaus. They are formed by the earth movement, which cause uplift. And they will have considerable size, that means large size and uniform altitude. आइबेरिया कहाँ है? कौन बताएगा? Where is Iberia? यूरोप का मैप जब मैंने पढ़ाया था तो आई हैव taught you about Iberia. What region is known as Iberia? स्पेन और पुर्तगाल का जो एरिया है उसको आइबेरिया बोलते हैं। ठीक है, कंबाइंड एरिया यूरोप से जो ऐसा निकला हुआ है, द प्रोजेक्शन, इफ यू ड्रॉ द मैप ऑफ यूरोप, मैंने बताया होगा तुम लोगों को कभी, वो एक जो ह्यूमन फेस टाइप का ऐसा दिखता है, स्पेन एंड पुर्तगाल, एंड देन above you will get France. So ये जो रीजन है, दिस इज आइबेरिया, कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेन एंड पुर्तगाल। सो वहां पे ये कहाँ गए हम? मेसेटा ऑफ सेंट्रल आइबेरिया, तिब्बत हो गया। वोल्केनिक प्लेट्यूज लाइक आवर ओन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ये क्या है? वोल्केनिक प्लेट्यू है बिकॉज ऑफ द कूलिंग ऑफ द मोल्टेन लावा। एक सीट टाइप का डिपॉजिट होता जाता है, and that will lead to the formation of lava plateau or basalt.
basaltic plateau और volcanic plateau, whatever you call it. कुछ एग्जांपल्स हैं, कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, ऐसे याद रखना बहुत जरूरी नहीं है, बट ठीक है. नेक्स्ट, डाइसेक्टेड प्लेट्यूज. डाइसेक्टेड प्लेट्यू क्या है? दो द कॉन्टिनेंटल प्रोसेस ऑफ वीदरिंग एंड इरोशन बाय रनिंग वाटर, ये एज द नेम सजेस्ट डाइसेक्टेड. गूगल करो ये वाला. मिस, एक मिनट मैं देखो यहाँ से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है. हाँ. अरे ये क्या आ रहा है? तुम लोग को वो हाँ, ये वाला इमेज याद होगा, वेरी फेमस इमेज, विंडोज में ऐसा निकालते थे, तो ये विंडोज का काफी पॉपुलर वॉल है ना, वॉलपेपर. सो ये ही इसी को कहते हैं मेसाज. क्या हो रहा है यहाँ पे प्लेट्यूज में कि विंड इरोजन होता है. एक अपलैंड है, अब इस अपलैंड को धीरे धीरे विंड, वेयर एवर, और विंड और वाटर, जहां भी वो कमजोर रॉक है, वीक रॉक्स हैं, they will be eroded and that will leave some reasons like creation of mesas and buttes. जो स्टैंड अलोन माउंटेन्स बन जाते हैं ऐसे, या पीक टॉप्स बन जाते हैं, उनको बट्स बोलते हैं. वेरी कॉमन इन साउथ वेस्टर्न यूएसए, मैक्सिको वगैरह में, और आई थिंक सम ब्राजील वगैरह में भी ऑल्सो यू विल फाइंड दीज, स्पेशली इन ड्रायर कंट्रीज. ब्राजील में तो नहीं होना चाहिए, बट नॉर्थ साउदर्न अमेरिका में भी कुछ है एग्जाम्पल्स. सो ये है, कैन बी फॉर्म बिकॉज ऑफ ग्लेशिएशन का डीप नैरो वैलीज वगैरह बनाएंगे. तो वाटर एयर के मूवमेंट से जो हो रहा है वो डाइसेक्टेड प्लेट्यूज है. हाँ, ब्राजीलियन प्लेट्यू में बता रहा था. तो ब्राजीलियन प्लेट्यू है यहाँ पे, ह्यूज सोर्स ऑफ आयरन एंड मैग्नीज है ये. मिनास गेरियास एरिया, ये देख लेना चाहिए थोड़ा. डेक्कन प्लेट्यू हैज डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, कोल एंड आयरन. यही आज क्वेश्चन भी एक आया है, डेक्कन ट्रैप में क्या क्या मिलेगा. सो मैग्नीज, कोल एंड आयरन यू विल फाइंड हियर. नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्लेन्स. बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी सिंपल. एरिया ऑफ लो लैंड, यहाँ पे बहुत ऐसा वो नहीं हो. अनड्यूलेटिंग का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? इफ यू कैन टेल मी विदाउट गूगलिंग, व्हाट इज अनड्यूलेटिंग? अनइवन, ठीक है. तो अनड्यूलेटिंग बेसिकली इज समथिंग विच इज वेव लाइक, ठीक है. समथिंग विच इज अनइवन और समथिंग विच इज वेव लाइक, अनड्यूलेटिंग बोलते हैं. ये बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं होगा, इसको रोलिंग टोपोग्राफी भी कहते हैं. काफी फर्टाइल होगा, ये सब हम जानते हैं. वे ऑफ फॉर्मेशन में कुछ स्ट्रक्चरल प्लेन्स बनते हैं, जैसे कि यूएसए का, रशिया का प्लेटफॉर्म है. सम प्लेन्स विच आर अनडिस्टर्ब. जब टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ तो वो रीजन ऐसे हैं जहाँ पे कि ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है, तो दे विल रिमेन अनअफेक्टेड. जैसे कि अमेरिका का जो सेंट्रल पार्ट है या जो रशिया का सेंट्रल पार्ट है, they will remain unaffected and that's why they create rich fertile plains.
देन कुछ डिपोजिशनल प्लेन्स होते हैं, जैसे कि आवर गंगा वैली, और गंगा वैली, गंगा का गैंगिस प्लेन्स। तो ये क्या था, ये पहले प्लेन नहीं था, बट बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन बाय द रिवर्स थ्रू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ये क्रिएट हो जाता है, तो डिपोजिशनल है। हियर यू विल फाइंड एलुवियल प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स, डेल्टा में भी डेल्टिक प्लेन वगैरह जो बन रहे हैं बिकॉज ऑफ डिपोजिशनल फीचर्स। नाइल डेल्टा ऑफ इजिप्ट, गैंगीज डेल्टा एक्सेट्रा आर गुड एग्जाम्पल्स। ग्लेशियर्स के चलते भी ऐसा डिपॉजिट हो सकता है। सो क्या होगा, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दिस इन एनसीईआरटी क्लासेस। देयर इज अ ग्लेशियर, this glacier has a lot of weight. Because of that weight, the soil inside will break. And whenever the glacier will melt, the soil will also be blown away by this, and this can lead to the formation of lake. Slowly, it will be filled and can lead to the creation of plains. Then coastal plains हैं. Loesis, I have explained in the NCERT classes. क्या होता है, in areas of China, कि wind के साथ एओलियन डिपॉजिट्स आते हैं. दीज आर वेरी फाइन पार्टिकल्स नोन एज लोएसिस. एंड ये फिर अपना तिब्बतियन प्लेट्यू से क्या होगा, दे विल कोलाइड विद द तिब्बतियन प्लेट्यू एंड दैट रीजन एंड गेट डिपॉजिटेड इन दैट एरिया, एंड they again create a very fertile land. Although they are not very chemically rich, as such humus बहुत ज्यादा नहीं होता है इनमें, but because they are very porous, and that's why they are very fertile. We have discussed this in detail in NCERT classes. दो कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने पहले नहीं डिस्कस किया है, पेनी प्लेन एंड पेडी प्लेन. मुश्किल चीज नहीं है. इरोजन के चलते जो प्लेन बनता है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, पेनी प्लेन्स एंड पेडी प्लेन्स. So if the erosion is happening in a way that it is eroding the top surface and creating an undulating lowland, mostly in humid conditions, तो ये पूरा एरिया पूरा इरोड हो जाए और ये प्लेन पूरा क्रिएट करे विदाउट लिविंग एनी माउंटेन्स और बिग हिल्स. So this will be called penny plain. But on the other hand, in the arid regions where the erosion is happening because of the wind, what will happen? Some hills or some part of the rocks which are made up of strong rocks, they will not be eroded and they will continue to exist as uplands or hills. So is in इन हिल्स को बोलेंगे इनसेलबर्ग्स और ये पूरा रीजन कहलाएगा पेडी प्लेन. यही है इसमें. आइस कैन डू द सेम. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसको थोड़ा देख लोगे. वोल्केनिक स्ट्रक्चर आज बता देता हूँ एंड विथ दैट वी विल एंड टुडेज क्लास. सुबह फिर मिलेंगे. देखो इसको थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए. व्हेन वोल्केनोस हैपन, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इट क्रिएट्स. वोल्केनो होगा तो इट विल क्रिएट टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, intrusive landforms and extrusive landforms. Intrusive landforms is, as the name suggests, if the magma will not be able to come out on the surface, it will create intrusive landforms which is under the surface. It will cool and solidify under the surface. Next is extrusive landforms.
ये जो सरफेस पे आए और वहां सॉलिडिफाई हो जाए तो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बोलेंगे। इसके चलते दे विल बी क्रिएटिंग इग्नियस रॉक्स। नाउ द डिफिकल्ट टास्क इज टू मेमोराइज दिस। अभी मैं अपना बुक देख रहा हूँ एंड आई लाइक tried to create many mnemonics to memorize all these names। देखो, एक एक करके समझ लेते हैं, आज याद हो जाएगा, ऐसा मुश्किल नहीं है। दो तरीके के स्ट्रक्चर बन रहे हैं। फर्स्ट हॉरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल। कुछ चीजें आएंगी जो वर्टिकली ऐसा ऊपर की तरफ उठ रहा है, और कुछ चीजें हैं जो ऐसा हॉरिजेंटली मूव कर रही हैं। सो when an intrusion of the molten magma is made horizontally along the bedding planes of the sedimentary rocks, the resultant intrusion is called sill। जब हॉरिजेंटल होगा तो वो सिल होगा। सोया हुआ है, इल है, इल है और सो गया है, हॉरिजेंटल है, तो वो सिल है। Denudation of overlying sedimentary strata will expose the intrusion, which will resemble in a lava flow or form a bold escarpment like Great Wim Cell of North East England। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक सिल बना है। With time erosion will happen and this sill will be exposed। और इसी को बोल्ड स्क्रैपमेंट बोलते हैं। बोल्ड स्क्रैपमेंट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दिस सिल इज प्योर इग्नियस रॉक, दिस विल बी वेरी वेरी हार्ड। तो नेक्स्ट जब ये एक बार एक्सपोज हो गया है एंड व्हेन erosion will start to happen, so erosion will continue to happen in these regions and this will keep on getting exposed and will stand for thousands of years without being eroded। तो एक तरीके से वो अपलैंड या अलग सा एक स्क्रैपमेंट का लैंडफॉर्म क्रिएशन करेगा। एक बार गूगल करके इसको देखो, ग्रेट विंड सिल ऑफ इंग्लैंड। देखो मैं भी, देखो पढ़ने का ज्योग्राफी यही तरीका है। कुछ देख रहे हो उसको गूगल करो, उसको विजुअलाइज करो कि अच्छा ये है क्या। देखो ये विंड सिल दिखा रहा है, इमेज देख लिया जाए। सो ये विंड सिल देखो पूरा ऐसा प्लेन है, बट ये थोड़ा सा एरिया यू कैन सी जो नीचे से निकल के सॉलिड माउंटेन टाइप का लुक दे रहा है। सो दिस इज ग्रेट विंड सिल और वाइन सिल। Sill is L, which is horizontal, and vertical as narrow walls. Some are verticals in the form of narrow walls of igneous rocks within the sedimentary layers termed as dikes। जो तो वर्टिकल है ये डाइक्स कहलाएगा। So I have a way to remember it, but I don't want to mention it here। All of you are adults, समझ सकते हो, याद करना आसान है। डाइक्स एंड सिल्स। और क्या है, हाँ और इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स है। दो कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर्स है इसमें, विच इज वेरी सिमिलर, लोकोलिथ एंड लोपोलिथ। लोको और लोपो, लोकोलिथ एंड लोपोलिथ। अब लोको, देखो ये लोको जो दिखता है, इट लुक्स लाइक एन इन्वर्टेड बॉल। कटोरा, उल्टा कटोरा जैसा दिखता है ना, तो ऐसा हमारे यहाँ भोजपुरी में तो लोकना, कैच लेना, लोक लेना। तो तुम अपने हिसाब से बना लो। तो मैंने ऐसा इधर लिख दिया है, लोको मतलब कटोरा उल्टा।
का उल्टा कटोरा. सो लोको इज द इन्वर्टेड बॉल शेप, एंड लोपो इज सॉसर शेप. ये थाली के जैसा है, ये लोपो है. और कटोरे के जैसा है, या फिर यू कैन रिमेम्बर विद दिस सी. सी इज कटोरा शेप, और पी इज प्लेट शेप. ठीक है, तो अपना नेमोनिक यू हैव टू क्रिएट just which whatever helps you in memorizing. So C locol is inverted C, and locolith is plate like or saucer shaped. Saucer is a plate. So ये याद हो गया अपने को. एक बार यहाँ देख लें. Because of their narrow shapes, dikes seldom dominates the landscape. When exposed to the denudation, they may appear as upstanding wall. जब ये एक्सपोज होगा ना डाइक्स, तो एक ऐसा दिखेगा. देखो, ये जब एक्सपोज हो रहा है तो इट विल लुक लाइक अ वॉल. इट विल लुक लाइक अ वॉल, बट दे आर नॉट वेरी कॉमन बिकॉज दे आर वेरी नैरो. एग्जाम्पल्स याद करना बहुत जरूरी नहीं है अपने लिए. इंडिया में जनरली हमारे यहाँ मेनलैंड में ऐसा कोई फीचर देखने को मिलता नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट हैव volcanoes in the mainland. Igneous intrusion on a large scale are various types of liths. कई सारे लिथ्स हैं, जैसे लैकोलिथ्स और लोपोलिथ्स, ये हमने कर लिया. देन वी हैव फैकोलिथ्स एंड बाथोलिथ्स. एक एक करके देख लो यहाँ. लैकोलिथ इज अ लार्ज ब्लिस्टर और इग्नियस माउंट विथ डोम शेप्ड. लैकोलिथ क्या है? डोम शेप्ड है, कटोरा शेप है, upper surface, and a label base fed by a pipe like conduit from the below. Examples बहुत जरूरी नहीं है. Let it be. Lopolith is saucer shaped like a plate. बस इतना याद रखना है. Phacolith is lens shaped. Phacolith क्या है? लेंस शेप्ड है. कहाँ गया एग्जाम्पल? ये वाला जो है, ये फैकोलिथ लेंस शेप्ड. इसमें एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन जैसा बना रहेगा. और batholith is a huge mass of igneous rock, usually granite. Batholith is a huge mass of igneous rocks, usually granite. ये देखो नीचे वाला जो सबसे रीजन है, दिस इज batholith. बात है, एक तरीके से स्टोर हाउस है ये. सो दिस इज batholith. ये कैसे बना है, इसका स्टोरी इज स्टिल वेरी डिबेटेबल. कंट्रोवर्सी है इसको लेके कि हाउ इट इज फॉर्म. It is generally believed that large mass of magma rising upward morphs the country rocks with which they come into the contact with sun. ठीक है. Origin of volcanoes अब कल के क्लास में आकर करते हैं. कैसे हुआ, कितने टाइप का है, क्या क्या दिखने को मिलेगा, वगैरह वगैरह. ठीक है. एक बार इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हो. दोज हु आर गुड इन ड्राइंग, you should of course try to draw this. ठीक है, एंड करें. रमन सेकंड क्लास का लेक्चर व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है. मैं उसको फिर से फॉरवर्ड कर दूंगा. मेंस में इतना लिखने के लिए नहीं आएगा.
याद रखना है, अगर आता है कि ड्रॉ द मैप, सो यू कैन ड्रॉ द मैप एंड राइट अबाउट इट। इतना लिखने का 150 वर्ड्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। इतना याद रहे कि सिल्स क्या है, डाइक्स क्या है, लोकोलिथ क्या है, लोपोलिथ क्या है, बैथोलिथ क्या है। ये चारों तो आसानी से याद हो सकते हैं। एक नहीं याद होने वाला है, फैकोलिथ। तो वो समझ में आ रहा है कि वो जो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन वाला है वो फैकोलिथ है। बाकी सबके तो नाम से वी कैन रिमेम्बर। सो दिस इज हाउ आई स्टडी एनीथिंग ना। मैं जब पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ये पूरे बुक में ऐसा लिखा हुआ है, लाइक कैसे याद करना है, नॉट जस्ट रीडिंग इट। I'm also trying to create mnemonics. You will find this like everywhere in my book. If it is too confusing, जैसे कि देखो, जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ मेरे बुक में, कल जो हम लोगों ने पढ़ा, ये डॉन एंड ट्वीलाइट वाला एक यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड आई वाज नॉट एबल टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि व्हाट इट इज सेइंग। एंड आई हैव जस्ट, ये शायद विजिबल नहीं, देखो यहाँ पे आई हैव जस्ट पुट अ क्वेश्चन मार्क हियर एंड आई हैव लेफ्ट इट। ठीक है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, बट आई डू नॉट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन सच अ ट्रिवियल थिंग। So I've started moving ahead, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, अब इसको याद करना है तो पूरा लिखा हुआ है ऐसे कि कौन सा रॉक से क्या बना है एंड हाउ इट कैन बी मेमोराइज। तो दैट्स हाउ आई रीड। याद रहेगा पैटर्न ऑफ इंट्यूसिव एक्सट्रूसिव, अब शायद याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे, आई होप। एंड करें। हम्म, कैसा पढ़ाई चल रहा है प्रत्युष, टाइम वाइम मिल रहा है? रोज